मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज बहुत ही खास मौजू। दरअसल आज इस बात पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और अपने कुछ खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मसले को लेकर तकरीबन जो 100 साल तवील एक मुकदमा था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक समाअत चली, फैसला आया और फैसले के बाद जो हालात बने, जो माहौल बना, उसके बाद ऐसा समझा जा रहा था कि एक ऐसा फैसला है जिस पर कोई भी फरीक, यानी खासतौर से जो दो फरीक हैं फैसले के, उन्हें किसी भी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और ये समझा जा रहा था कि एक मुकदमा ऐसा था जो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। लेकिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस फैसले के बाद चूंकि फैसला 1045 औराक का था और जाहिर है कि किसी के लिए भी ये मुश्किल है कि फैसले के ऐलान के फौरी बाद उसे पूरा पढ़ लेना, समझना मुश्किल होता है। तो फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल आया वो भी नामुकम्मल कहा जा सकता था। लेकिन एक रोज कबल जिस तरह से लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें कई मुसलमानों के जयद उलमा, उन कम्युनिटी से जुड़े कई सरबराहान और जो दानिश्वर वो जुड़े और उन लोगों ने ये फैसला किया कि ये जो फैसला आया है उस पर वो नजरसानी की अपील करेंगे, यानी रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। तो यहां से अब ये समझ में आ रहा है कि अभी ये मामला पूरी तरह से शायद मुकम्मल नहीं है। हालांकि कोर्ट का फैसला आया, फैसले के बाद बहुत तरह की बातें भी हुई और अब यहां से रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात आई। सबसे पहले आपको बता दें कि इस रिव्यू पिटीशन में कौन कौन शामिल थे, किसने क्या कहा और किन मकसद, किन वजूहात के बिना पर रिव्यू पिटीशन दायर करने की अपील की गई है। कानूनी तौर पर ये अपील कहां तक इसका रास्ता बनता है, कहां पर जाके इसका रास्ता बंद हो जाते हैं, तमाम उमूर पर आज हम खास तौर से बातचीत करेंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जी दाखिल करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के मुमताज डिग्री कॉलेज में कुल 3 घंटे चली मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह फैसला लिया है और बोर्ड के रुकन सैयद कासिम सुल इलियास ने कहा है कि बोर्ड ने तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल करेगा। काफी इस पर नजरें टिकी थी कि दरअसल ये फैसले में बात क्या सामने आती है। हालांकि जो जराये के हवाले से खबरें आ रही थी उसके मुताबिक खुद न्यूज़ 18 उर्दू भी ये बात पहले ही जाहिर कर चुका था और ये बता चुका था अपने नाजरीन को कि बोर्ड का मौक़िफ़ क्या है और इस बारे में क्या फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान एक रोज़ कबल इतवार को जो लखनऊ में मीटिंग हुई उसमें यह किया गया। बोर्ड के रुकन सैयद कासिम सुल इलियास ने कहा कि बोर्ड ने तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल करेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने साथ ही ये भी फैसला किया है कि मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ की जमीन मंजूर नहीं की जाएगी। बोर्ड के सेक्रेटरी उमरैन महफूज रहमानी ने कहा कि मस्जिद शरई एतबार से मस्जिद ही रहती है, मस्जिद के बदले जमीन, रकम और दूसरी चीजें कबूल नहीं है। कन्वीनर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि बोर्ड का फैसला मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से नजरसानी की अपील के तौर पर दाखिल की जाएगी। तो अब इसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये फैसला अब ये क्यों लिया है बोर्ड ने, क्योंकि एक नैरेटिव जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐलान के पहले एक नैरेटिव जो कहा सुना जा रहा था उससे ये अलग है। तो सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि कल मीटिंग में जो बातें हुई उसके बाद मीडिया के सामने किन किन लोगों ने क्या कहा है इस ताल्लुक से। फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहमी तजाद है, सेल्फ कंट्रडिक्टरी है, बल्कि कई नुक्तों पर यह फैसला समझ से परे है और पहली नजर में गैर मुनासिब मालूम होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं पाता है। जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जबरन यानी बाय फोर्स जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को डीटी कैसे मान दिया गया। मस्जिद में 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया, तो किस बुनियाद पर मस्जिद की जमीन मुकदमा नंबर 5 यानी रामलल्ला के मुद्दई नंबर 1 को दे दी गई। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मौजूद जजों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्फ एक्ट 1995 की दफा 104A और 51 के मुताबिक मस्जिद की जमीन एक्सचेंज या ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पर मना किया गया है।
दस्तूर की दफा 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दीगर फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने और जो फैसले दिए इससे पहले में ये बात वाज़ेह कर दी है कि दफा 142 यानी आर्टिकल 142 के इख्तियारात मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मजलिस आमला ने मज़कूरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मज़कूरा और दीगर अपरेंट एरर होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू पिटीशन, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक फैसला तो ये कि बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में हम नजरसानी की अपील करेंगे। बात यह है कि 5 एकड़ जमीन लेने की बात कही गई है। हमारा ये कहना है कि मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना दी जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है। हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है कि हम मस्जिद के एवज में कोई और चीज़ कबूल कर लें, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो रकम हो, चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज़ दी जाए। और ये बात इंसाफ के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है कि किसी ज़मीन के सिलसिले में जहाँ टाइटल सूट का केस चल रहा हो उसके एवज में किसी गरीब को थोड़ी सी जमीन देकर के कहा जाए कि वो उस पर तैनात कर दे। वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी और बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ। CPC में सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति से दाखिल किया जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने सबमिट किया था और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो और वक्फ के भी खिलाफ है। हमने वक्फ की निशान नहीं की है कि वक्फ के तहत वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। और जमीयत उलमा हिंद के सबरा मौलाना अरशद मदनी ने भी इस ताल्लुक से अपनी बातें रखी हैं, ये भी आपको हम सुनाते हैं। तजवीज़ के साथ कि हमें 100% यकीन है कि जब हमें मस्जिद बावजूद कि ये तय कर दिया आप सुप्रीम कोर्ट ने कि जगह जहाँ मस्जिद है मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, लेकिन मस्जिद हमें नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि हमें मुकदमे के अंदर हमें हमारा हक नहीं दिया गया। तो हम यकीन करते हैं कि रिव्यू के अंदर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद चूँकि एक आखिरी चीज़ है, जमीयत उलमा हिंद रिव्यू के अंदर जाएगी। तो ये जो एक बात ये आई कि जो मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल जो कम्युनिटी है उसकी जो नुमाइंदा तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर कम्युनिटी की तरफ से ये इस पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। जमीयत के जो सबरा है वो भी कह रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी यही है। अब सवाल इस बात को लेकर होता है कि एक तो इसमें कानूनी मरहले हैं, वो आगे कैसे रास्ता इसका बनाएगा, और दूसरी बात ये कि बहुत ही गौर फिक्र के बाद ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले का अब किस तरह से असर पड़ेगा हमारे माहौल में, समाजियात पर, सियासत पर, और कई इसके पहलू हैं चूँकि एक लंबे अरसे तक सियासत इसके इर्द गिर्द होती रही है। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं, हम आपको बता दें उनके बारे में। वो मनीष त्रिपाठी हैं, सीनियर एडवोकेट, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आबिर साबरी हैं, सीनियर साफ़ी, वो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। और कमाल फारूकी साहब हैं, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। और नवीन कुमार तर्जुमान हैं बीजेपी के, फोन लाइन पर वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कमाल फारूकी साहब आपके पास आऊँगा ये सवाल लेकर कि नटशल में एक बार आप फिर मैं ये कहूँगा शायद वो रिपीटिशन ही होगा, लेकिन आप फिर भी बता दें कि किन खास
बुनियाद पर ये फैसला लिया गया कि रिव्यू पिटिशन फाइल किया जाना है, जरूरी है? कमाल फारूकी साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कमाल फारूकी साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही शायद। ठीक है, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और मैंने आपको बताया कि नवीन कुमार भी हमारे साथ हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर, और आमिर साबरी साहब भी जुड़ रहे हैं, सीनियर साफी हैं। नवीन कुमार जी, ये जो खबरें कल से जो मीडिया में गश्त करने लगी, आज अखबारों में आपने देखा हर जगह ये सुर्खियां हैं, क्या ये एक्सपेक्टेड था? और इस फैसले पर क्या रद्द अमल है कि जो कम्युनिटी जो है, जो उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव जो कमेटी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वो रिव्यू पिटिशन फाइल करेगी? क्या ये एक तरह का एक्सपेक्टेड था ये फैसला? कैसे आप रिएक्ट करते हैं इस पर? देश के हिंदू, मुस्लिम या इससे जुड़े जितने भी हों, सिख, ईसाई, जो भी सभी समाज के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन जो आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुस्लिम समाज की, सभी देश के सारे मुस्लिम समाज की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, ये गलत है। एक एनजीओ है जिसको आपने एनजीओ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, बाद में इसको दूसरी सरकारों ने बड़ी अहमियत दी, लेकिन जितने वक्फ बोर्ड हैं, जितनी और संस्थाएं हैं, जिन्होंने इवन हाशिम साहब जिन्होंने खुद केस डाला था, सब के सब कहते हैं कि फैसला बहुत अच्छा है, सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा सही फैसला दिया है। मस्जिद एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलने की प्रक्रिया या कानूनी पहली बार या केवल देश में नहीं हुई है हमारे, इवन इस्लामिक कंट्री में भी ऐसा कितनी जगह हुआ है जहां मस्जिदों का स्थान बदला गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कहना कि ये बदल दिया गया गलत है और हम नहीं लेंगे, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक रिव्यू पिटीशन डालने का है, हर एक का अधिकार है, कोई भी डाल सकता है, कानून अपना काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है, वो उसको सुने या नहीं सुने, ये उसका अधिकार है। जी, हमारे साथ कमाल फारूकी साहब भी जुड़ चुके हैं, मैं अब उनके पास भी चलूंगा सवाल लेकर। कमाल फारूकी साहब, पहले तो मैंने ये सवाल यही किया था कि गो कि ये रिपीटिशन होगा, बट फिर भी हमारे नाज़रीन को इसमें बताइए कि किन खास बुनियाद पर, किन खास नुकात पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कल ये फैसला लिया कि रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ भी आया है वो हमारे लिए बड़ा इत्मीनान का बाइस है, क्योंकि उसमें मुसलमान कौम के ऊपर, पूरे के ऊपर जिस तरह से जो इल्जाम तराशी की गई थी कि हमने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है और तरह तरह की बातें करते थे, पूरे मुल्क के अंदर माहौल खराब किया गया, तो खुदा का शुक्र है कि वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने मानी है कि कोई वहां मंदिर गिराकर नहीं मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 528 साल से वहां नमाज पढ़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिसंबर 1904 की ईशा की नमाज मैंने पढ़ी है वहां पर। उसके बाद जबरदस्ती रामलला जी की मूर्तियां वहां रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर जो मस्जिद को शहीद किया गया वो गलत था, हम नमाज पर, ये बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने दो बातें ऐसी कह दी जो इसका हमको लगता है कि खुद, अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, ये हमारा एक राइट है जो सुप्रीम कोर्ट मिस्टेक अगर कोई होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए बात कहती है। हमने ये भी कहा था कि हम मस्जिद के बदले में कोई चीज नेमुल बदल नहीं ले सकते हैं। वी कैनॉट बार्टर द मस्जिद। और मस्जिद जो है, एक मतलब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये जहां तक कानून का मामला है कि मुल्क के अंदर बदअमनी नहीं फैले, और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर देखिए मुसलमान कम्युनिटी ने किस कदर सब्र और तहम्मुल का सबूत दिया है कि ये फैसला आने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मस्जिद खोई है, उसके बावजूद आपने देखा कि पूरे मुल्क में अमन अमान रहा। लेकिन मेरे पास जब कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ही मुझको ये हक दिया है आर्टिकल 137 के अंदर कि मैं एक रिव्यू 142 137 का कि मैं रिव्यू में जाऊं, तो मुझको ये हक पूरा होना चाहिए ना। तो मैं किसी केस को रीओपन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनको कुछ मैं पॉइंट आउट करूंगा, जो मेरा हक है 30 डेज के अंदर अंदर मुझे करना होगा, मैं उसको रिव्यू करूंगा बाकायदा। रिव्यू करने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की और उसी बेंच के पास में जाएगा। उस बेंच की मर्जी है कि मुझे सुने, उस बेंच की मर्जी ये है कि वो अलग से इंडिपेंडेंटली सुनने के बाद उसके ऊपर फैसला करें, हमें फैसला मंजूर होगा। ये सारी कानून की, अगर आप ये कहें कि आप क्यों गए,
तो फिर हम कानून की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे भाई? हमने इतने साल तक मस्जिद में क्यों किया? अब हमको एक ये एहसास हुआ है कि ये फैसला, और दुनिया के अंदर इस फैसले के ऊपर बहुत अचंभा भी हो रहा है कि सब कुछ लिखने के बावजूद भी मस्जिद हमको नहीं मिल पाई है। तो हम कुछ, जब जैसे हमको कहा जा रहा है कि भाई आप इस मस्जिद के बदले में जगह ले लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये 5 एकड़, भाई हम मस्जिद के बदले में कोई चीज 5 एकड़ नहीं, आपको आप 1000 एकड़ भी दो तो हम उस 500 गज के लिए या 1000 गज के लिए रिप्लेसमेंट नहीं मांगेंगे। हम ऐसा कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं करना चाहते। कमाल साहब, नवीन कुमार हमारे साथ हैं, तर्जमान बीजेपी के। अभी मैं उनसे ही बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मस्जिद को रिप्लेसमेंट का ये मामला कोई नया नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में भी कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि मस्जिद को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है कोई बहुत बड़ा माने मतलब नहीं रखता है। वो उनके, मैं उनके बताऊं, वो मेरे भाई हैं मस्जिद के तर्जुमान साहब, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैं अपने मुल्क के अंदर इस्लामी कानून का मुझको वो दिया गया है, हक दिया गया है एवरीबडी को। एवरीबडी हैज गॉट ए राइट। तो मुझे इख्तियार दिया गया है, मैं किसी दूसरे मुल्क की तरफ क्यों देखूं? मेरे अपने मुल्क का कानून जो है मेरे लिए बहुत है। मुझे टर्की, शाम और फला जगह पर नहीं देखना। मुझको पता है कि मेरी शरीयत ये कहती है कि मस्जिद की रिप्लेसमेंट जो है मैं नहीं कर सकता, और ये तो किसी हालत में नहीं कर सकता कि मैं अपनी मर्जी से, मैं हार जाऊंगा केस बात अलग है, हार गया केस अलग बात है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से मस्जिद छोड़कर और वहां कहूं कि मंदिर बना लीजिए और मैं कहीं और मस्जिद बना लूंगा, तो भाई मेरी तो 27 मस्जिदों से ज्यादा जो है मस्जिद अयोध्या के अंदर मस्जिद उनको मिसमार किया गया है, उनकी आबादकारी की बात करनी है मुझे, तो मैं तो उनको भी मरम्मत करूंगा और उसके अंदर नमाज पढ़ना शुरू करूंगा जरूर, जो मेरा हक है। तो मुझे एक एडिशनल मस्जिद की जरूरत नहीं है, ये एक उसूल की लड़ाई है, उसूल की लड़ाई के अंदर और कोई बात नहीं। नवीन कुमार जी ये कह रहे हैं कि ये कानूनी हक सबको हासिल है, किसी भी फैसले के बाद कोई फरीक चाहे तो रिव्यू पिटीशन दायर करे। नवीन जी, आपको मेरे खास इसका जवाब मिला कि दूसरे मुल्क के कानून पर हमें नजर डालने की जरूरत नहीं है, जो हमारे मुल्क का कानून है हम उसके मुताबिक फैसले के लिए अपनी राह तलाश रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो कहा ना कि मस्जिद जो है ऐसा नहीं कि पहली बार शिफ्ट की गई है, हर एक इस्लामिक देशों में भी हुई है और भारत में भी हुई है। लेकिन दूसरी बात ये भी मैंने कहा था, मुझे क्योंकि कमाल फारूकी साहब की कोई आवाज सुनने में नहीं आई, आप ही ने बताया मुझे कि हर एक को अधिकार है, रिव्यू पिटीशन डालिए। हम तो ये नहीं कह रहे ना कि आप मत डालिए, कोर्ट सुने ना सुने ये अलग बात है, लेकिन जो एक ऐसा फैसला जिसको समाज के सभी वर्गों ने, सभी लोगों ने जिसका स्वागत किया हो, जिसे माना हो, उसमें बेवजह की राजनीति नहीं तलाशनी। नहीं, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये राजनीति शायद नहीं है। और फिर दूसरी बात देखिए नवीन जी, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री यहाँ पे सिर्फ इसलिए करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि सभी तबकों ने, सभी कम्युनिटी ने एज ए होल इसे मान लिया, तो फिर जो नुमाइंदा तंजीम अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की है, जिसमें सुन्नी, शिया और तमाम जो भी मसलक हैं, सबके नुमाइंदे वहां मौजूद है और सबकी मौजूदगी में ये फैसला लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि हम ये अगर कहते हैं तो फिर उनकी बात को अवे करते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विरोध किया ना कि हम नहीं जा रहे हैं, और यही नहीं, आप देखिए सुन्नी सीआर जो जमीन को लेकर के इकबाल अंसारी अहमद जो लगातार इस केस को लड़ रहे थे, आशिम साहब, उन्होंने खुद मना किया कि उनके बारे में ज़फ़रयाब जिलानी साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं अपनी बात नहीं उनका स्टेटमेंट बता रहा हूं, उनका कहना है कि उन पर इंतजामिया ने दबाव डाला है कि वो आगे न बढ़े। बहरहाल ये सच और झूठ के बीच का मामला हो सकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जांच करने की बात हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में जो नदवा कॉलेज में हम मीटिंग की चाह रहे थे इजाजत, उस पर भी दबाव बनाया गया कि वहां मीटिंग ना की जाए, इसलिए हमें आखिरी मौके पे मुमताज कॉलेज में से शिफ्ट करना पड़ा। बहरहाल मैं जरा लखनऊ में जो हमारे साथ मेहमान उनके पास चलता, नवीन जी थोड़ा आप हमारे साथ बने रहे, और कमाल फारूकी साहब, मनीष त्रिपाठी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका इस्तकबाल है। एक सवाल यहां पर यह है कि जो फरीक यानी जो पक्ष थे इस मामले के, अगर क्या वही पक्ष चाहे तो अपील कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन, या फिर ये एक ऐसा इशू है जिसपे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए रिव्यू पिटीशन डाल सकता है? कानूनी पहलू क्या है? जी नहीं, देखिए जहां तक जो पिटिशनर्स होते हैं किसी भी केस के, उन्हीं का राइट होता है उस रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीगली और फाइनेंशियली जितने भी पिटिशनर्स उनको सपोर्ट कर रहा था, तो प्रोबेबिलिटी है जमातें जो इसमें पक्षकार तो उसी की बिहाफ पे रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है, और रिव्यू पिटीशन फाइल करने का बिल्कुल उनको हक है। ये कहना कि नहीं
कि इनको नहीं करना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन जहां तक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है तो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अपने रिव्यू पिटीशन में 137 और 142 में ये फाइल कर सकते हैं। उसका असर या ऑर्डर क्या होगा ये डिपेंड, अलग इश्यू होगा जी, ये बात का मामला है। मोस्टली रिव्यू पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में देखी जाती है 99.9% खारिज हो जाती है, कि सारी पहलुओं पर ही देख करके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है। तो ये कहना कि नहीं फाइल कर सकते, नहीं करना चाहिए, वो एक डिफरेंट इश्यू हो गया। ये इनका अधिकार है रिव्यू पिटीशन फाइल करने में, कोई उसमें दिक्कत इनको नहीं आनी चाहिए। अगर इन्होंने डिसीजन लिया है रिव्यू पिटीशन फाइल करने में तो बिल्कुल जाहिर सी तौर से फाइल कर सकते हैं। तो इसमें कोई कानूनी पेच नहीं है, रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है। जी, एक और सवाल यहां पर यह है कि 30 दिनों के अंदर का ये मामला होता है गालिबन। आप मुझे जरा तफसील से बताएं कि कितने दिनों के अंदर ये जी जी नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जैसे 9 नवंबर का ये ऑर्डर है जी हाँ। तो 9 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच, यानी 8 दिसंबर के पहले ही रिव्यू पिटीशन इनको फाइल करना। ये प्रोविजन है रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में कि इसमें विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर, जिस दिन से ऑर्डर ये पारित हुआ, विद इन 30 डेज रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है। जी, तो मतलब यहाँ पे जो एक सवाल हिंदू महासभा ने जो उठाया था कि चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस मामले का पक्षकार यानी फरीक नहीं है सीधे तौर पर, तो वो रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। ये बात कानूनी तौर पर गलत साबित हो जाती है। जी नहीं, जो पार्टी से पिटिशनर, जो जमाते हिंद जिसमें जो पिटिशनर है, शुरू से ही जमाते हिंद एंड कंपनी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फाइनेंशियली एंड लीगली इनको सपोर्ट कर रहा था जी। तो जो भी जितने भी इसमें पक्षकार थे उनके बिहाफ पे रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती। ठीक है, आबिर साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफी। आबिर साहब, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मुकदमा जो अखबारों की सुर्खियां बनता रहा, टेलीविजन की सुर्खियां बनता रहा, ऐसा लगा था कि अब ये 9/11 का जो फैसला आया कि 10 के बाद फिर शायद ये मुकदमेबाजी वाला फैसला या जो सुर्खी अब नहीं आएगी आगे, लेकिन अब ये आज हमने देखा जिस तरह से कल के फैसले के बाद अखबारों में और पूरे ज़राए अब्लाग में ये सुर्खियां बनी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सहाफती बिरादरी में इस फैसले को कि रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए विशाल साहब, जैसा कि वकील साहब ने भी पूरी तफसील से बात बताई कि आप पुनर्विचार की याचिका दाखिल कर सकते हैं, वो मेरा अधिकार है और करना चाहिए। मैं इससे मतलब गुरेज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं परहेज कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है विशाल साहब कि हाई कोर्ट हारने के बाद 5 साल 5.5 साल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं देखा मैंने, खाली एप्लीकेशन डाल के घर बैठ गए। पूरे 5 साल लोगों ने सरकार में मौज मस्ती करी, जो इससे पहले की सरकार थी। उसके बाद जैसी सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट तारीखों पे तारीख देने लगी और ये लोग पहुंचने लगे। तो बड़ा सवाल विशाल साहब ये है कि आखिर ये कौम से या कौमों से, उनके जज्बातों से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू लोग करें या मुसलमान करें। देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अदालत ने फैसला तो दिया विशाल साहब, लेकिन फैसला नहीं किया। जब अदालत ने मान लिया कि वह मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, तो जाहिर सी बात है कि ये मुसलमानों के हक की बात थी और मुसलमानों के जज्बात मजरू करने की भी बात थी और उनकी हौसला अफजाई की बात थी। एक बात को घुमा फिरा के कहावत है कि एक मुर्गी को 6 बार हलाल करा जा रहा है, ये बड़ी विडंबना की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि एक मुर्गी को 6 बार हलाल करा जा रहा है। विशाल साहब, बाबरी मस्जिद मैं जानता हूं कि अब ये अगर मान लिए ये जाते भी है, रिव्यू में जा रहे हैं या पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, फैसला क्या होगा ये इनको भी मालूम है और सारी देश की आवाम को मालूम है, चाहे वो उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन अब चूंकि एक अधिकार दिया हुआ है कोर्ट ने, अदालत ने, न्यायालय ने, तो इसके पक्ष में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम समझते हैं कि विशाल साहब ये 5 एकड़ जो जमीन ली है इसको सिरे से खारिज करें, अपने घर बैठे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये तय हो गया है कि इस देश के अंदर 2 तरीके कानून है विशाल साहब। ये बहुत स्पष्ट, बहुत साफ गोई से मैं कह रहा हूं। जब कभी देखिए, आज नहीं, अभी पहले 4 साल 5 साल पहले कोई 500 के नोट में, 1000 के नोट में मुसलमान पकड़ा जाता था तो उस पर संगीन धारा लगा के जेल भेज दिया जाता था। अब वो मुस्लिम पकड़ा जाता था तो उसको हल्की धारा लगा के भेजा जाता था, दूसरे दिन खड़े खड़े जमानत हो जाती थी। तो ये तो विशाल साहब मानना पड़ेगा, ये 30 साल की पत्रकारिता मैंने बहुत कुछ देखा होता है चलाओ। ये अलग बात है कि आज एक वो सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ एक नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं साबिर साहब? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कानून पर भरोसा किसी खास तबके का कमजोर हो रहा है या ऐसा इशारा मिल रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं आप?
विशाल साहब बड़ी साफ बात है, जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट मान रहा है और फिर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला ये दे रहा है कि साहब वहां मंदिर बना दिया जाए और मस्जिद के लिए 5 एकड़ दी जाए, भीख नहीं तो क्या है साहब? आप बताइए क्या मतलब है दूसरी जगह देने का? अब जब सारे सबूत मेरे हक में थे और जैसा नवीन जी कह रहे थे कि वहां शिफ्ट करेगी मस्जिदें, वहां शिफ्ट करेगी, तो वहां मंदिर कोई तोड़े नहीं गए विशाल साहब। मस्जिदें शिफ्ट करना एक अलग चीज है। अगर अब रोजा हो रही है, सड़क के ऊपर आ रही है तो उन्हें किनारे कर दिया। आप किसी मंदिर को छू के दिखा दीजिए, हिंदुस्तान में निरी सड़कें घेरे हुए हैं साहब, बीचों बीच मंदिर बने हुए हैं, लेकिन ये सरकार ने आज तक एक सिंगल काम किया हो कि किसी मंदिर को उठा के किनारे किया हो, तो चलिए हम मस्जिद के लिए मान लेते हैं। चलिए मैं मनीष साहब के पास जाऊंगा। लोगों का तो मनीष त्रिपाठी जी, और सिर्फ एक सिंगल कार्यक्रम है झूठ बोलना। मनीष जी, जो कुछ ये साबरी साहब कह रहे हैं और इनके कहने का जो सार निकल रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे। क्या कानून पर भरोसा पूरी तरह से करना नहीं चाहिए? क्या वक्त बदल रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? आपका इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं। जी जी, ऐसा है क्योंकि हिंदुस्तान, हम सभी लोग संविधान से बंधे हुए हैं जी, हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए और जो भी न्याय व्यवस्था है, चाहे सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से ही बंधे हुए हैं। तो ये कहना कि साहब की क्या कहते हैं 2 न्याय हो रहे हैं या 2 मामले हो रहे हैं, अगर हम पीड़ित हैं तो पीड़ित होने का वही एक रास्ता है, कानून या कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाकई अगर कोई न्यायालय कोई फैसला ऐसा दिया जिससे कोई भी पक्ष अगर पीड़ित है तो उसी प्रावधान के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत हमें रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए और जो भी कोर्ट फैसला दे उसको सभी पक्षों को सम्मानपूर्वक सम्मान करना चाहिए। अच्छा, रिव्यू पिटीशन डालने के बाद सम्मानपूर्वक हम लोगों ने सम्मान करते हुए उसका स्वागत भी किया है। जी जी, मनीष जी, मैं एक सवाल आपसे और करूंगा। रिव्यू पिटीशन डालने के बाद मतलब अमूमन होता क्या है? कितने परसेंटेज मामलों में ऐसा होता है कि रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है? और इस मामले में जो ग्राउंड मुस्लिम फरीक की तरफ से रखे जा रहे हैं कि आपने ये माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस बात का सबूत नहीं है। आपने ये माना कि 49 में मूर्तियां रखी गई, वो गलत तरीके से रखी गई, गलत काम था। आपने माना कि 92 का डिमोलिशन जो है वो मुजरिमाना था, आपराधिक था। तो ये तमाम पॉइंट्स अगर इस फरीक के साथ आ रहे हैं तो अब क्या उम्मीद बनती है कि रिव्यू पिटीशन किन बुनियाद पर खारिज किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो भी न्यायालय 9 नवंबर को आया है उसमें कोई भी पक्ष हो सकता है कि उसको उनके हिसाब से उसका ऑर्डर ना हुआ हो। उन सारे पक्षों को निकाल करके रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहिए। मेरिट को देखते हुए न्यायालय को फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है। इसमें एक चीज और है कि 5 जजेस की बेंच ने दिया था, जिसमें रंजन गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस है उनका रिटायरमेंट हो गया है, बोबडे साहब आज ही चीफ जस्टिस हुए हैं। तो जो एक 5वें जज नॉमिनेट होंगे, अब एक नई बेंच के 4 जज जो पूर्व के थे, रिव्यू में यही होता आमतौर पे कि जो जज जो मीटिंग या जो कमेटी या जो मेंबर्स ने ऑर्डर किया है जजेस ने, उन्हीं का रिव्यू पिटीशन जाती है। लेकिन अभी चूंकि माननीय चीफ जस्टिस साहब का रिटायरमेंट हुआ है, एक नए जज उसमें अपॉइंट होंगे और मेरिट पे ही डिसाइड होगा। जहां तक आपने पूछे परसेंटेज की बात, जो पिछला इतिहास सुप्रीम कोर्ट का है कि इस रिव्यू पिटीशन मोस्टली, क्योंकि सारे पहलुओं को देख करके सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता है, तो पिछला इतिहास कहता है कि 99% रिव्यू पिटीशन मोस्टली खारिज होती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और मनीष जी, आपका खुद तौर पे बहुत बारीकी से आपने कानूनी बारीकियों का समझाया और वक्त की थोड़ी कमी रहती है। कमाल फारूकी साहब, नवीन कुमार साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी। बने रहे आप न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।